बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हम लोग लास्ट टाइम कर रहे थे डिस्टिंक्ट रूट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, मैंने आज ये एक फ़ाइल बनाई है, उसी को कंपेयर भी करवाता हूँ आपको कि देखें। ये हम लोग कर रहे थे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास 3 केस आते हैं, उन तीनों केसेस को सोल्यूशन को लिखने का तरीका आना चाहिए आपको, ठीक है। ये लास्ट टाइम हमारा डिस्कस हो चुका था कि जी केस 1 है। अब केस 1 में क्या होगा कि केस 1 में है जी डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब आपको पता है कि डिस्टिंक्ट का मतलब होता है मुख्तलफ, मतलब कि एक जैसे ना हो रियल रूट्स। तो उनको लिखने का तरीका क्या होगा? सबसे पहला काम तो आपने क्या करना है कि सबसे पहला काम तीनों केसेस में यही होगा कि आपने रूट्स निकालने। वो तो सबके लिए सेम होगा कि रूट्स निकालने, फिर वो अलग बात है कि रूट्स को लिखने का तरीका कैसे कैसे होगा। तो रूट्स को निकालने के लिए आपने सबसे पहला काम हर एक में यही करना है कि आपने सबसे पहले उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने का क्या तरीका होगा कि इस y को छोड़ के ये जो भी चीज़ ब्रैकेट के साथ ब्रैकेट में होगी इसको आपने इक्वल रख देना ज़ीरो के। फिर ज़ाहिर सी बात है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बन रहा है, तो आपने इसके पेयर बना लेने, इसको मिड टर्म ब्रेक करके तो ये पेयर बन जाएगा। इधर से आपके पास दो आंसर आ जाएंगे। इसको देख के आपने अंदाज़ा लगाना है कि हमारे पास कौन सा केस बन रहा है। पेपर में नहीं दिया होगा, पेपर में उसने सिंपल क्वेश्चन दिया होगा कि उसने कहना कि जी इस क्वेश्चन को सोल्व करें। उसने नहीं बताया होना कि जी ये केस 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, 3 बन रहा है। तो वो तो आपने खुद ही अंदाज़ा लगाना है कि इस रूट्स को देखते हुए। अब फर्ज करें जैसे इस एग्जाम्पल में हमने रूट्स निकाले, हमारे पास दो आ गए जी -1 -3। हमें देख के अंदाज़ा होगा कि ये दोनों रूट्स क्या हैं, डिफरेंट है। तो इसका मतलब डिफरेंट रूट्स के लिए हमारे पास केस कौन सा बनता है? केस नंबर 1 बनता है। तो केस नंबर 1 के लिए ये जनरल फार्मूला है, ये जो मैंने ब्रैकेट में लगाया बंद किया ना, ये जनरल फार्मूला। आपने इस जनरल फार्मूले को अच्छे से याद कर लेना है। इसका मैंने तरीका बताया कि अब इस जनरल फार्मूले को बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि इधर आपने रूट्स देखने। पहला काम तो ये करना है कि आपके जितने रूट्स आ गए आपने उतने इधर कांस्टेंट लेट कर लेने। फर्ज करो इसमें रूट्स आपके कितने थे? 2 थे, तो इसमें आपने 2 कांस्टेंट तक इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। अगर फर्ज करो इधर 3 होते तो फिर आपने इसको 3 कांस्टेंट C3 भी ऐड कर लेना था। फिर दूसरा मैंने आपको बताया कि ये जो है ना M1 M2 और नेक्स्ट आता जाएगा M3, ये क्या हो गए? ये वाले रूट्स होंगे, ये वैल्यूज होंगी, मतलब कि ये जो आएंगे। जैसे इसमें देखें M1 आपका कितना -1 है, M2 कितना आपका -3 है। तो ये देखें चूंकि इसमें 2 वैल्यू थी तो हमने 2 तक इसको टर्म को ओपन कर लिया, C1 और C2 तक। तो इधर M1 की जगह इधर -1 आ गया, इधर M2 की जगह -3 आ गया। तो ये हमने क्या किया? सोल्यूशन लिख लिया डिस्टिंक्ट रूट्स का, ठीक है जी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं करवाता हूँ कि अगर रिपीटेड रूट्स हों। देखें केस नंबर 2 मैंने लिखा हुआ है। केस नंबर 2 में मैंने क्या लिखा है जी? रिपीटेड रियल रूट्स। सबसे पहला काम तो मैंने आपको बताया था कि वही है कि हमने रूट्स निकालने हैं। देखो ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो अब इसमें देखिए क्यूब वाली इक्वेशन है, तो सबसे पहला काम तो वही कि द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में क्या करना है? आपने y को छोड़ के ब्रैकेट में जो भी चीज़ होगी आपने इसको इक्वल रख देना, 0 के। रख दिया जी इक्वल 0 के। अब इधर आपने एक पॉइंट नोट करना है कि आपको पता है कि जब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है कि ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, तो उसको तो हम लोग मिड टर्म ब्रेक करके या फैक्टराइजेशन से सोल्व कर लेते हैं। लेकिन अब जिसकी पावर क्यूब हो तो उसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा जी? आपने 9th में 10th में फर्स्ट या सेकेंड में भी ये चीज़ें सोल्व की हुई हैं कि जब हमारे पास क्यूब फॉर्म आ जाए तो उसको हम लोग सोल्व करते हैं सिंथेटिक डिवीज़न से। अब सिंथेटिक डिवीज़न क्या है? ये 9th की क्लास में, 10th की क्लास में, फर्स्ट ईयर की क्लास में, हर जगह ये मेंशन की हुई है। अगर आपको किसी को नहीं आती तो आप अपने छोटे बहन भाई से समझ सकते हो जो 9th 10th में पढ़ता हो, ठीक है जी। अच्छा, इसमें आपने नेक्स्ट क्या करना है? अब मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि चलो सिंथेटिक डिवीज़न होती क्या है। सबसे पहले आपने क्या करना होता है सिंथेटिक डिवीज़न के अंदर? आपने इनके ना सबसे पहले एक लाइन के अंदर, ये वाली जो लाइन है ना, इसमें आपने कांस्टेंट लिख लेने, इनके कोफिशिएंट लिख लेने। जैसे देखें डी क्यूब है, इसका कोफिशिएंट कितना 1 है, तो आपने 1 लिख लिया। डी स्क्वायर इसका कोफिशिएंट कितना -5 है, ये मैंने -5 लिख लिया। डी का कोफिशिएंट कितना 7 है, तो ये मैंने 7 लिख लिया। अब बाकी कांस्टेंट -3 आ गए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि कोई भी आपको ये आपने सिंथेटिक डिवीज़न करनी है तो आपने सबसे पहले इस इक्वेशन के जो कोफिशिएंट होने हैं ना, जैसे ये मैंने लिखा, आपने ऐसे कोफिशिएंट लिख लेने। अच्छा, एक और बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कि फ़र्ज करो ये क्वेश्चन में ये चीज़ ना होती, मतलब कि -5 डी स्क्वायर ये चीज़ होती रहा, सिर्फ ये होता कि डी क्यूब प्लस 7d -3। फिर आपने पता क्या करना था कि इसकी जगह आपने फिर 0 लिखना था। ये नहीं करना कि अगर जो पावर नहीं है ना उस पावर को छोड़ नहीं देना भी। आपने क्या करना है कि बाज़ दफ़ा नहीं मेंशन होती तो जो पावर नहीं होगी आपने उसकी जगह फिर 0 लिखना है। देखें ना, ऐसे तरतीब से लिखना है कि पहले क्यूब वाला,
फिर 2 वाला, फिर 1 वाला, फिर एंड पे कांस्टेंट है। अगर ये किसी मतलब कोई और क्वेश्चन करते हो उधर ये स्केयर वाली चीज़ ये ऐसी नहीं होती, तो फिर आपने उसकी जगह इधर 0 लिखना है। ये नहीं कि आप इधर ही 7 लिख दोगे, फिर गलत हो जाएगा। तो ये तरीका होता है। अच्छा, नेक्स्ट फिर हमने इसको डिवाइड करना होता है। डिवाइड आपने डिफरेंट तरीके से करना है, ठीक है, वो मैं आपको नंबर बता देता हूँ। जैसे मैंने इधर किया 1 से डिवाइड, देखो मैंने 1 से डिवाइड किया, इधर मेरे पास ये रिमाइंडर आ गया 0, इसका मतलब ये ठीक है। आपने इसी तरीके से कर ही जाना है। आपने अगर 1 से इधर आपका 0 नहीं आता, फिर आपने -1 से कर देना। अगर -1 से भी नहीं आता, फिर आपने इसको 2 से कर देना। 2 से भी 0 नहीं आता, फिर आपने -2 से कर देना। या आपने ऐसे बारी बारी सब पे चेक कर ही जाना है। जिस चीज़ पे ये 0 आएगा तो वो चीज़ आपने लेनी है। तो इधर मैंने 1 से किया तो बाई चांस 1 से इसका 0 आ गया। अब इसको सोल्व करने का तरीका देख लें। सबसे पहले इनके कोफिशिएंट लिख लिए, जो कोफिशिएंट मिस होगा उसकी जगह 0 लिख लेना है। ये लिख लिए कोफिशिएंट। फिर आपने क्या करना है, 1 से हम लोग पहले डिवाइड करने लगे, इधर आप लिखने लगे 0। अब आपने क्या करना है, ये जो इधर वाली टर्म आ रही है ना, ये वाली, इन दोनों टर्मों को आपने करना है प्लस, और जो इधर वाली टर्म इसको इससे मल्टीप्लाई करते जाना। जैसे देखें, इधर आपने सबसे पहले 0 लगा लेना, इन दोनों को कर देना प्लस। 1 + 0 की आंसर कितना आ गया 1। फिर आपने जो इधर टर्म आनी ना, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करी जाना। देखो कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 ही, उसको आपने इधर लिख देना, इधर लिख दिया। अब इन दोनों को फिर आपने प्लस कर देना। देखें, -5 + 1 किया तो कितना आंसर आ गया -4। अब आपने इस -4 को फिर क्या करना है, फिर इससे मल्टीप्लाई कर देना 1 से, तो वो कितना आ गया -4 आ गया। फिर आपने इन दोनों को फिर प्लस कर देना है। 7 - 4 किया, कितना आ गया जी 3 आ गया। अब आपने 3 को फिर इससे मल्टीप्लाई कर देना। 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 3, उसको आपने इधर लिख देना। फिर आपने इन दोनों को प्लस किया तो आंसर कितना आ गया 0। फर्ज करो आप 1 से करते हो, इधर 0 नहीं आता, फिर आपने इधर -1 से कर लेना। अगर -1 से भी नहीं आता, फिर आपने 2 से कर लेना। 2 से भी नहीं आता, -2 से कर लेना। फिर इसी तरह 3 से, जब तक इधर 0 नहीं आता तब तक आपने इसको करी जाना, ठीक है जी। इधर वाली चीज़ों को प्लस करना है, जो इधर आएगा इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, ये सिंथेटिक डिवीजन होती है। मैंने ये आपको 0 पॉइंट से बता दिया है कि सिंथेटिक डिवीजन जिसने पहले कभी भी नहीं भी की ना, उसको भी अब ये अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए। मैंने इसको डिटेल में बता दिए। अच्छा, फिर हमने क्या करना होता है, देखें, चूंकि d = 1 है, सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन है। अब इसको आपने कैसे लिख लेना, देखें, एक तो हमारे पास ये रूट्स आ गया, ये d = 1 वाला। देखें इसको अगर d = 1 पे आ रहा है ना, उसको आपने d - 1 लिखना है। क्यों देखें, d - 1 = 0 रखे, d कितना आता है 1 आ जाता है। इसी तरीके से अगर इधर -1 पे इधर -1 पे आपका आंसर 0 बनता है, तो फिर आपने इसको कैसे लिखना है, d + 1 लिखना है। क्यों कि d + 1 को इक्वल रखोगे 0 के, इधर से d - 1 आ जाएगा, ठीक है जी। एक तो ये चीज़ है, ये तो हमारे पास इधर से लिखोगे। अब फिर ये जो चीज़ बचती ना, इसको आपने क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिखना है। देखें, क्यूब की फॉर्म में था ना, एक तो ये खत्म हो गया क्यूब की फॉर्म में। अब ये स्केयर वाली चीज़ रह गई। ये 1 है, ये d² का कोफिशिएंट होगा, तो इसको आपने लिख लेना d²। ये d का कोफिशिएंट होगा, इसको आपने लिख लेना, जैसे लिख लिया -4d। ये कांस्टेंट है, +3 = 0। अब देखें, काम आसान नहीं हो गया। क्यूबिक इक्वेशन थी, क्यूबिक को हमने सोल्व करके किस में कर लिया, क्वाड्रेटिक में कर लिया, ठीक है जी। अब एक तो रूट्स इधर से मिल जाएगा, d - 1 = 0 रखोगे, d = 1 आ जाएगा, ठीक है जी। एक ये वाला 1 है, ठीक है जी। फिर आपने इसको क्वाड्रेटिक, अब ये क्वाड्रेटिक बन गई, इसको आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म में सोल्व कर लेना, ठीक है जी। तो इसको सोल्व करने के बाद ये रूट्स आ गए, कि रूट्स कौन कौन से आ गए, 1 और 3। एक तो ये रूट्स आ गए 1 और 3 वाले, ठीक है। और दूसरा रूट्स एक इधर मेरे पास ये 1 आया था, ठीक है। तो अब इसका टोटल रूट्स कितने हो गए, टोटल रूट्स इसके हो गए जी 1, 1 और 3। 1 और 3 इधर से आ जाते हैं सोल्व करके, और 1 ये इधर वाला आ गया, ठीक है जी। अब ये 3 रूट्स होंगे। अब इन तीनों रूट्स को लिखने का तरीका, अब आपको पता चल गया कि रूट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। रिपीट कौन से हो रहे हैं, ये 1, 1 वाले। तो जो रूट्स रिपीट हो रहे हैं उनको लिखने का तरीका अलग है। जो ये लग वाला है, इसको आपने वैसे पुराने वाले तरीके से लिख देना है। या अब ये रिपीटेड रूट्स वाला लिखने का तरीका क्या होगा, देखें, इसको मैं लिखता हूँ। अब नेक्स्ट देखें, ये मैंने लिखा है कि द जनरल सोल्यूशन इज, ये तरीका है जी रिपीटेड रूट्स को लिखने का तरीका। तो इसको ये मैंने जनरल लिखा हुआ, आपने इसको अपने हिसाब से ओपन कर लेना है। कैसे ओपन करना है, सबसे पहले वही काम कि जितने रूट्स रिपीट हो रहे हैं, अगर तो 2 रूट्स रिपीट हो रहे हैं, फिर आपने कांस्टेंट C1 C2 ले लेने। अगर 3 रूट्स रिपीट हो रहे हैं, फिर आपने तीसरा भी ऐड कर लेना है। ऐसे ऐड करने के बाद इधर e⁻m1x, इधर m1 कौन सा आएगा, जो आपका जो रूट्स है वो रिपीट हो रहा है, सही है जी। अब इसमें देखो 2 रूट्स रिपीट हो रहे थे, 1 और 1, तो इसका मतलब हमें इसमें कांस्टेंट कौन से लेने, 2 तक लेने, सिर्फ जैसे ये लिखा हुआ देखिए कि C1 + C2x ये ले लिए। अब e⁻, इधर मैंने आपको बताया था कि इधर आपने m1 कौन सा लेना, जो रिपीटेड हो रहा होगा, तो ये लिख दिया। रिपीटेड को लिखने का तरीका ये वाला है जो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। ये जनरल फार्मूला है।
अब +3 है, 3 को लिखने का तरीका तो वही पुराना ही है, क्योंकि दो कांस्टेंट ले चुके थे, अब तीसरे वाला C3 ले लो, e की पावर इधर mx लिख दिया, ये पुराना पहले वाले तरीका है। ठीक है, रिपीटेड को लिखने का ऐसे तरीका है। ठीक है, अब फर्ज करो इधर अगर 1 1 एक और 1 होता, 3 1 होते, तो फिर आपने क्या करना था, ये भी ले लेना था, C3 भी ले लेना था, इधर अपने 1 ही लिखना था। ठीक है, रिपीटेड को लिखने का तरीका ये वाला है, ये वाला तो जो काम है ये पुराने पहले वाले रूल से ही। ठीक है जी, इधर तक हमारे दो रूल को हमने डिस्कस कर लिया, दो केसेस को, केस 1 और केस 2 को। कि केस 1 क्या था कि जिसमें डिस्टिंग आए, मतलब कि डिफरेंट रूट्स आए। केस 2 में क्या था कि जिसमें रिपीटेड रूट्स आए। ठीक है जी, अब केस 3 रह गया, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वो हमारे पास होगा कम्प्लेक्स को हमने कैसे लिखना है। ठीक है जी, ये 3 बातें हो गई, 3 केसेस के क्वेश्चन मैंने एक एक करवा दिए। फिर अब इसके बाद में एक क्वेश्चन करवाऊंगा उसका इनिशियल कंडीशन का। जब ये 4 बातें हो जाएंगी फिर हम जाएंगे एक्सरसाइज की तरफ। अब जो बंदा तो ये कंसेप्चुअल पढ़ेगा, जिस बंदे को तो ये समझ आ गया होगा, ये सारा ये चारों बातें जो मैं करवाऊंगा, तो वो एक्सरसाइज खुद ब खुद ही हल कर लेगा, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़नी एक्सरसाइज हल करवाने की। लेकिन जो बंदा रटेबाज है, जिसने रटे मारने, उससे कुछ नहीं होना भी। ठीक है जी, लेकिन एक्सरसाइज में करवाऊंगा, लेकिन मैं पहले चाह रहा था कि एक्सरसाइज में जितनी भी बातें आ रही हैं वो सारी डिस्कस हो जाए, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलें। ठीक है जी, नेक्स्ट मैं तीसरा केस करवा के तो फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।